फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारी लड़की से जिसकी उम्र करीब 10 या 12 साल होती है। उसके सिर पर एक सींग था और उसके शरीर पर पंख भी थे। उसका नाम था मैलेफिसेंट। वो एक खूबसूरत परी थी जो एक जादुई जंगल में रहती थी। उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए यही जंगल उसकी पूरी दुनिया था। कहा जा सकता है कि उसने इंसानों को कभी नहीं देखा था। फिर भी वो अपने जंगल में बहुत खुश थी। उस जंगल में इंसानों के अलावा हर तरह के जीव रहते थे। वहाँ कुछ अजीब से जानवर भी थे। एक दिन मैलेफिसेंट कहीं जा रही थी। वो देखती है कि एक छोटा लड़का वहाँ आया है जो लगभग उसकी ही उम्र का था। वो उससे पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो छोटा लड़का कहता है, मैं पास के राज्य से आया हूँ। मुझे यहाँ एक हीरा मिला था जिसे मैंने उठा लिया। मैलेफिसेंट वह हीरा उससे वापस ले लेती है। वो कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक छोड़ देती हूँ। लड़का कहता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अगर मैं फिर इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? मैलेफिसेंट कहती है, ये जादुई जंगल है, तुम्हारा यहाँ आना सही नहीं है, लेकिन देखते हैं। और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। मैलेफिसेंट को एक करंट सा महसूस होता है। असल में वो करंट उस लोहे की अंगूठी से था जो उस लड़के ने पहनी हुई थी। वो उसे बताती है, आयरन परियों को जला देता है, इसलिए इसे आगे से मत पहनना। फिर वो लड़का अपने राज्य लौट जाता है, लेकिन जिस राज्य से वो आया था वो इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था। उस लड़के के माता पिता अब नहीं थे। मैलेफिसेंट की उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोनों को ये पता नहीं था कि वे एक दूसरे के दुश्मन राज्यों से हैं। दोनों मिलते और खेलते रहते। कई साल गुजर गए। लड़का आता और दोनों साथ खेलते। अब दोनों बड़े हो चुके थे, करीब 16 साल के। अब दोनों को एक दूसरे से लगाव होने लगा था। मैलेफिसेंट को अब लगता था कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं हैं, वे अच्छे हैं। उसे ये नहीं पता था कि इंसानों के दिल में लालच भी होता है। एक दिन वो सोच रही थी कि उस लड़के को आए कई दिन हो गए। उसे उसकी बात याद आती है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो यहाँ का किला भी मेरा होगा। मतलब मैलेफिसेंट अब भी नहीं समझ पाई थी कि वो लड़का लालची है। एक दिन वो अपने जंगल में बैठी थी, तभी उसे दिखा कि दूसरे राज्य का राजा अपनी सेना और घोड़ों के साथ उसके जंगल पर हमला करने आया है। मैलेफिसेंट अपने जंगल की परी थी और जानती थी उसे कैसे बचाना है। वो राजा से कहती है, तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। राजा जवाब देता है, मैंने तुमसे इजाजत नहीं मांगी, और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, मुझे इसका मृत शरीर चाहिए। राजा की सेना जंगल की ओर बढ़ती है, लेकिन जंगल के जादुई जीव उन पर हमला कर देते हैं। अब राजा और उसकी सेना घायल हो जाती है। सारे लोग डरकर भाग जाते हैं कि ये जंगल जादुई है और हम इससे नहीं लड़ सकते। राजा अपने राज्य लौट आता है। अब वो बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। वो सबको बुलाता है और कहता है, तुम जानते हो उस जंगल में कितना खजाना है, लेकिन अब मैं वहां जाकर लड़ नहीं सकता। वो कहता है, जो भी मैलेफिसेंट को मार देगा मैं अपनी बेटी की शादी उसी से कर दूंगा। तभी एक युवक आगे आता है और कहता है, मैं जाऊंगा। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो युवक कोई और नहीं बल्कि वही स्टीफन था, वही लड़का जो बचपन में मैलेफिसेंट का दोस्त था। अब दिखाया जाता है कि स्टीफन जंगल में मैलेफिसेंट से मिलने आता है। कई साल बाद मैलेफिसेंट उससे पूछती है, तुम कहाँ थे? क्या हमारी दोस्ती की कद्र नहीं की? वो कहता है, माफ करना, मैं व्यस्त था, लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूला। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, वो कहता है। फिर दोनों बात करने लगते हैं। मैलेफिसेंट कहती है, मैंने तुम्हें माफ किया। उसे नहीं पता था कि इंसान कितना बुरा हो सकता है, लेकिन स्टीफन लालची इंसान था। वो पानी में नशे की दवा मिला देता है। मैलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अगली सुबह जब मैलेफिसेंट की आंख खुलती है तो उसके पंख गायब होते हैं। उसके शरीर पर जख्म थे। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है, रोती है। उसकी खूबसूरत पंख अब नहीं रहे। वो अब परियों की परी नहीं रही। दूसरी ओर स्टीफन अपने राज्य लौटता है और कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया। राजा खुश होता है और उसे नया राजा बना देता है। स्टीफन का सपना पूरा हो गया, लालच से भरा सपना। वहीं मैलेफिसेंट अब जंगल में उदास घूम रही थी क्योंकि वो उड़ नहीं सकती थी। वो जंगल में चल रही थी कि उसने देखा एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और तुरंत उस कौवे को इंसान में बदल देती है। शिकारी डर कर भाग जाता है। वो इंसान बना कौवा कहता है, तुमने ये क्यों किया? मैलेफिसेंट कहती है, मुझे नहीं पता, बस दया आ गई। वो कौवा कहता है, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा, जो कहोगी वो करूंगा। वो इंसान बनने पर बहुत खुश था। मैलेफिसेंट मान जाती है। उसका नाम था डियावले। डियावले उसे बताता है कि स्टीफन ने लालच में उसके पंख काट दिए थे। अब मैलेफिसेंट को इंसानों से नफरत हो जाती है। उसका भरोसा इंसानों से उठ जाता है। अब दिखाया जाता है कि स्टीफन की शादी हो गई थी और उसकी एक बेटी भी हुई। पूरे राज्य में जश्न था। किसी को नहीं पता था कि वहाँ कौन आने वाला है। मौका देखकर मैलेफिसेंट भी वहाँ पहुँचती है। वो बच्ची को देखकर कहती है, तुम बहुत प्यारी हो। वो कहती है, जब तुम 16 साल की होगी तो तुम्हारे हाथ में सुई चुभेगी
और तुम मर जाओगी। स्टीफन घबरा जाता है और कहता है ऐसा मत करो, मेरी बेटी से बदला मत लो। मेलेफिसेंट कहती है मैं भी कभी लड़की थी, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया था। फिर भी उसके दिल में दया थी। वो कहती है अगर तुम्हारी बेटी को अपने 16वें जन्मदिन पर सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच जाएगी। ये सुनकर स्टीफन चिंतित हो जाता है। वो 3 छोटी परियों को बुलाता है और कहता है मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ जब तक वो 16 की ना हो जाए, वरना वो श्राप पूरा हो जाएगा। फिर वो जंगल पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने अपनी शक्ति से जंगल की सीमाएं बंद कर दी थी। अब कोई इंसान उस जादुई जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब दिखाया जाता है कि स्टीफन की बेटी प्रिंसेस ऑरोरा 3 परियों के साथ बहुत दूर चली गई थी, लेकिन मेलेफिसेंट को फिर भी पता था कि वो कहाँ रहती है। वो उसे डराने की कोशिश करती है मगर छोटी सी ऑरोरा हंसने लगती है। अब मेलेफिसेंट का दिल उसके लिए नरम हो जाता है क्योंकि वो एक अच्छी परी थी, कोई बुरी नहीं। वो तीनों परियां जो ऑरोरा की देखभाल करती थीं, बहुत लापरवाह थीं। कई बार मेलेफिसेंट खुद ऑरोरा की जान बचाती थी, कभी पहाड़ से गिरने से, कभी पेड़ से गिरने से। वक्त के साथ ऑरोरा बड़ी हो गई। अब वो 15 साल की थी, मतलब उसके श्राप को पूरा होने में सिर्फ 1 साल बाकी था। जहाँ परियां उसे लेकर गई थी वो जगह एक जादुई सीमा में थी और चारों ओर ऊंचे पेड़ थे। ऑरोरा ने भी बाहरी दुनिया कभी नहीं देखी थी, जैसे मेलेफिसेंट ने नहीं देखी थी। वो सोचती थी इस सीमा के बाहर क्या है। एक दिन वो वहाँ जाती है और देखने लगती है, तभी उसे लगता है कोई वहाँ है। वो जोर से बोलती है कौन है वहाँ, सामने आओ, मुझे बहुत से सवाल पूछने हैं। वहाँ मेलेफिसेंट थी। वो छिपना चाहती थी पर फिर सामने आ जाती है। ऑरोरा उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है तुम ही हो जो मुझे बचपन से देखभाल करती आई हो, और तुम सामने क्यों नहीं आई? तुम मेरी गॉड मदर हो, मैं तुम्हें पहचानती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ वाला साक्षी भी अच्छा लगता है। मेलेफिसेंट को ये सुनकर हैरानी होती है लेकिन उसके दिल में खुशी भी होती है। जैसा मैंने बताया वो एक बहुत अच्छी परी थी। अब वो नहीं चाहती थी कि ऑरोरा पर उसका दिया श्राप असर करे। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे माँ और बेटी एक दूसरे से बातें करती हैं वैसे ही वो भी खेलते और बातें करते। एक दिन जब ऑरोरा सो रही थी, मेलेफिसेंट अपनी सारी ताकत लगाकर श्राप को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन पता चलता है कि इतना पुराना श्राप अब लौट नहीं सकता, खासकर तब नहीं जब उसका समय पूरा होने वाला हो। मेलेफिसेंट अब परेशान रहती थी कि ऑरोरा का 16वां जन्मदिन करीब आ रहा है। वो प्रार्थना करती है कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाए ताकि श्राप टूट सके। सुबह होती है, ऑरोरा और मेलेफिसेंट जंगल में बातें कर रहे होते हैं। ऑरोरा पूछती है तुम्हारे पंख कहाँ गए? बाकी परियों के तो हैं। मेलेफिसेंट कहती है मेरे पास भी थे लेकिन किसी ने मुझसे छीन लिए। मैं उनके साथ बहुत खुश थी, आसमान में बहुत ऊंचा उड़ती थी, आज भी याद है मुझे। ये कहकर वो रोने लगती है। ऑरोरा उसे चुप कराती है। वो कहती है फिक्र मत करो, कल मेरा 16वां जन्मदिन है, मैं उन परियों की इजाजत से तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि ये इतना आसान नहीं। जब तक उसे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा तब तक श्राप नहीं टूटेगा। ऑरोरा घर लौट रही होती है। रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर लड़का दिखता है। दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों को एक दूसरे से अच्छा लगने लगता है। फिर ऑरोरा घर पहुंचकर परियों से कहती है अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं मेलेफिसेंट के पास रहना चाहती हूँ। परियां सोचती हैं कि शायद उसे पता चल गया है कि उसके माता पिता जिंदा हैं और वो जन्मदिन के बाद राज्य जाना चाहती है, इसलिए वो सच्चाई बता देती हैं। एक बुरी परी है जो तुम्हें मारना चाहती है, वो और कोई नहीं मेलेफिसेंट है। ये सुनकर ऑरोरा को विश्वास नहीं होता। वो बहुत दुखी होकर मेलेफिसेंट के पास जाती है और पूछती है क्या ये सच है? मेलेफिसेंट प्यार से कहती है हाँ, मैंने तुम्हें श्राप दिया था पर अब मेरा दिल बदल गया है। मैंने ये सब तुम्हारे पिता की वजह से किया था। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन ऑरोरा का दिल टूट जाता है। वो वहाँ से भाग जाती है और सीधे अपने राज्य जाती है। जाकर अपने पिता स्टीफन राजा से लिपट जाती है। डैड, मुझे आपकी बहुत याद आई, मुझे लगता था मैं अकेली हूँ। राजा तीनों परियों पर गुस्सा करता है। मैंने कहा था उसे जन्मदिन के बाद लाना, फिर पहले क्यों लाई? अब श्राप पूरा होने वाला है। राजा आदेश देता है उसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ कोई चीज ना हो और कोई वहां ना जाए। लेकिन वो श्राप को रोक नहीं पाता। जैसे ही ऑरोरा का 16वां जन्मदिन आता है, श्राप के असर में वो चलकर उस जगह जाती है जहां चरखे रखे थे और सुइयां लगी थीं। श्राप के कारण वो खुद उस सुई को छू लेती है और बेहोश होकर गहरी नींद में चली जाती है। राजा परेशान हो जाता है, उसकी बेटी गहरी नींद में थी। मेलेफिसेंट भी दुखी होती है। वो उसी लड़के को बुलाती है जिससे ऑरोरा रास्ते में मिली थी। उसे लगता है शायद वही उसका सच्चा प्यार है। मेलेफिसेंट उस लड़के को वहां ले आती है जहां ऑरोरा सो रही थी। वहां वो परी भी मौजूद थी जिसने उसकी देखभाल की थी। वो राजा से कहती है आप उसके पिता हैं, उसे माथे पर चूमिए, शायद वो जाग जाए, शायद आप ही उसका सच्चा प्यार हो। लेकिन स्टीफन कहता है नहीं, मैं किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया, इसलिए ये सब हो रहा है। फिर जब मेलेफिसेंट उस लड़के से कहती है कि जाकर ऑरोरा को चूमो, तो वो चूमता है, लेकिन ऑरोरा नहीं जागती। मेलेफिसेंट को पता चलता है वो सच्चा प्यार नहीं था। ये देखकर मेलेफिसेंट रोने लगती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, तुम्हारी मुस्कान कभी नहीं भूलूंगी। रोते हुए वो ऑरोरा के माथे पर किस करती है
और जाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, रुको गॉड मदर। ये आवाज ऑरोरा की थी। हाँ, ऑरोरा का सच्चा प्यार मेलेफिसेंट ही थी, क्योंकि वो दिल से उससे प्यार करती थी। ऑरोरा कहती है, मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तभी मेलेफिसेंट उसे साथ लेकर चल पड़ती है, लेकिन पीछे से स्टीफन के लोग उन पर एक बड़ा जाल डालते हैं। वो एक लोहे का जाल था जो परियों को जला सकता था। मेलेफिसेंट वहां फंस जाती है। फिर वो अपने कौवे को ड्रैगन में बदल देती है। वो ड्रैगन मुंह से आग निकालने लगता है और सारे सिपाही जल जाते हैं। मेलेफिसेंट आजाद हो जाती है। तभी राजा स्टीफन कुछ सिपाहियों के साथ वहां आता है। उसने अपने शरीर पर लोहे की ढाल पहन रखी थी ताकि वो मेलेफिसेंट को हमेशा के लिए मार सके। दूसरी ओर ऑरोरा को वहीं पर दिखते हैं जो मेलेफिसेंट के थे। वे उस पर आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनका मालिक यहाँ है। प्रिंसेस ऑरोरा उन्हें आजाद कर देती है और वे सब मेलेफिसेंट के साथ चल पड़ते हैं। मेलेफिसेंट फिर से उड़ना शुरू करती है। वो स्टीफन को भी अपने साथ उड़ाती है, लेकिन उसे इमारत से नीचे नहीं गिराती। स्टीफन उस पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से दोनों इमारत से नीचे गिरने लगते हैं, मतलब किले से नीचे। स्टीफन ने मेलेफिसेंट के पैरों को पकड़ लिया था ताकि वो उड़ न सके, लेकिन जैसे ही वे जमीन के करीब आते हैं, मेलेफिसेंट अपने पैर छुड़ाकर उड़ जाती है और स्टीफन नीचे गिरकर मर जाता है। मतलब यह लालची आदमी अब इस दुनिया में नहीं था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट जंगल के पास बनाई गई सारी सीमाएं हटा देती है। फूल फिर से खिलने लगते हैं, हरियाली वापस लौट आती है। उसके बाद वो प्रिंसेस ऑरोरा से कहती है, अब तुम इस जंगल की रानी हो। अब राज्य और जंगल फिर से एक हो जाते हैं और सब हमेशा के लिए खुशी से रहने लगते हैं। यही मेलेफिसेंट पार्ट 1 खत्म होता है। अब मैं तुम्हें मेलेफिसेंट पार्ट 2 समझाऊंगा। फिल्म शुरू होते ही दिखाया जाता है कि कुछ लोग उस जादुई जंगल में रह रहे जादुई जीवों को चुरा रहे थे जहां मेलेफिसेंट रहती थी। वो लोग उन जादुई जीवों को पकड़कर भाग रहे थे। तभी मेलेफिसेंट वहां पहुंच जाती है। वो 3 में से 2 आदमियों को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा आदमी वो जादुई जीव चुराकर जंगल की ओर भाग जाता है जहां चमकते फूल उगे थे। वो आदमी वहां से भागकर राज्य की ओर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि एक आदमी का हाथ एक सुराख से बाहर आता है। वही आदमी जिसने जादुई जीव चुराए थे, वो उन्हें उस आदमी को देता है। उन चमकते फूलों में से कुछ उसके कपड़ों पर भी लगे होते हैं। वो आदमी उन फूलों को लेता है और बदले में पैसे देता है। फिर दिखाया जाता है कि राज्य के लोग मेलेफिसेंट को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि उसने उनकी प्रिंसेस को चुरा लिया है और वो हमेशा ऑरोरा को मारना चाहती है। अब सीन बदलता है। हम देखते हैं प्रिंसेस ऑरोरा जंगल में बहुत खुश है। वो अब वहां की रानी बन चुकी थी और अलग अलग जीवों के साथ नाच रही थी। हर कोई अपनी परेशानी लेकर उसके पास आता था। उसे बताया जाता है कि एक जीव यहाँ से गायब हो गया है, वही जीव जो उस आदमी ने चुराया था। ये सुनकर प्रिंसेस ऑरोरा चिंतित हो जाती है। तभी तीनों छोटी परियां वहां आ जाती हैं और उसे खुश करने लगती हैं ताकि वो फिर से मुस्कुरा दे। जैसे ही प्रिंसेस ऑरोरा नीचे जाती है, वो देखती है कि वहाँ कौन है। वही लड़का जो मेलेफिसेंट पार्ट 1 के अंत में उससे मिला था, लेकिन तब तक वो उसका सच्चा प्यार नहीं था। वो भी एक राजकुमार था और उसका नाम प्रिंस था। वो काफी समय से ऑरोरा को पसंद करता था। यहाँ वो आखिरकार उसे प्रपोज करता है। ये सुनकर प्रिंसेस ऑरोरा भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती थी। मेलेफिसेंट का कौवा ये सब देख लेता है। वो सब कुछ मेलेफिसेंट को बता देता है, तो मेलेफिसेंट वहां से उड़कर ऑरोरा से बात करने जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप भी अपने माता पिता को बताने जाता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। प्रिंस फिलिप अपने राज्य में पहुंचता है। वो अपने पिता, किंग, क्वीन और बाकी लोगों को बताता है कि मैंने उस लड़की को प्रपोज किया है और उसने हाँ कह दी है। ये सुनकर किंग खुश हो जाता है, लेकिन क्वीन उदास दिखती है। हालांकि वो अपने बेटे के सामने यह नहीं जताती, उसके दिल में प्यार नहीं था। फिर भी वो कहती है, ठीक है, हम प्रिंसेस ऑरोरा और उसकी गॉड मदर मेलेफिसेंट को डिनर पर बुलाते हैं। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट ऑरोरा से बात करती है। वो कहती है, तुम्हें प्रिंस से सगाई से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। मेलेफिसेंट कहती है, सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, लड़के हमेशा धोखा देते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा सच्चा प्यार बनी। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारा भला चाहती हूँ। ऑरोरा कहती है, कृपया ऐसा मत सोचो, अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि सब लोग वैसे ही हैं। मेलेफिसेंट कहती है, ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब वो दिन आता है जब दोनों परिवारों में डिनर होता है। क्वीन, जो प्रिंस फिलिप की माँ थी, अपने गुप्त कमरे में जाती है। वो जगह एक लोहे की फैक्ट्री थी। वहाँ वही चमकता फूल था और वो जीव भी था जिसे उस आदमी ने चुराया था। क्वीन कहती है, जल्दी काम करो, समय बहुत कम है। वहाँ एक चरखा भी रखा था जिस पर वही सुई लगी थी। ये सीन बहुत रहस्यमय था, क्योंकि हमें क्वीन की योजना के बारे में कुछ पता नहीं था। अब सीन बदलता है। मेलेफिसेंट जंगल की तरफ है। उसका कौवा जो इंसान के रूप में था, और प्रिंसेस ऑरोरा डिनर पर जाने की तैयारी में है। ऑरोरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही मेलेफिसेंट राज्य में कदम रखती है, सारे लोग डर के मारे छिपने लगते हैं। कुछ लोग अपने हथियार भी उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि मेलेफिसेंट एक बुरी जादूगरनी है, लेकिन मेलेफिसेंट बस मुस्कुराती रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती। अब हम देखते हैं कि तीनों महल के अंदर पहुंच चुके हैं। किंग और क्वीन अंदर हैं और डिनर शुरू होता है।
क्वीन मेलेफिसेंट को खुश करने के बजाय पुरानी बातें याद दिलाने लगती हैं। वो कहती है, तुम ही थी जिसने इस बेचारी प्रिंसेस को श्राप दिया था। उसकी बातें बहुत बुरी लग रही थी। वो मेलेफिसेंट से कहती है, तुमने इंसानों को भी मारा था, याद है? मेलेफिसेंट जवाब देती है, तुम्हारे राज्य के लोग मेरे जंगल में आए थे और मेरे जीवों को चुराकर भागे थे। क्वीन कहती है, चुप रहो, क्या बकवास कर रही हो? ऑरोरा मेलेफिसेंट से कहती है, कृपया शांत रहो। लेकिन क्वीन फिर भी बोलती रहती है। वो कहती है, अगर मेरा बेटा और प्रिंसेस ऑरोरा शादी कर लें। यह सुनकर मेलेफिसेंट को दुख होता है, क्योंकि वो खुद को ऑरोरा की असली माँ मानने लगी थी। वो अपने पंख फैलाती है और हरी ऊर्जा बाहर निकालती है, जिससे सब लोग गिर जाते हैं। क्वीन भी डर जाती है और किंग के पीछे छिप जाती है। इससे किंग गिर पड़ता है। क्वीन चिल्लाने लगती है, मेलेफिसेंट ने किंग को श्राप दे दिया। ऑरोरा उनकी बातों पर भरोसा कर लेती है। वो मेलेफिसेंट से कहती है, कृपया अपना श्राप खत्म करो। तुम सबको बार बार क्यों श्राप देती हो? मेलेफिसेंट कहती है, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। लेकिन ऑरोरा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि क्वीन ने चालाकी से उसका दिल जीत लिया था। तभी सैनिक आते हैं जो मेलेफिसेंट पर हमला करने वाले थे। मेलेफिसेंट आखिरी बार ऑरोरा से कहती है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? ऑरोरा कोई जवाब नहीं देती और क्वीन किंग के पास खड़ी रहती है। मेलेफिसेंट वहां से दुखी होकर उड़ जाती है। उसके साथ कुछ लोग बाहर निकलते हैं और उसका ताबूत तोड़ देते हैं। वहां एक और औरत होती है। वो क्वीन और किंग की साथी थी। वो मेलेफिसेंट पर लोहे की गोली से हमला करती है, जिसकी वजह से बेचारी मेलेफिसेंट समुंदर में गिर जाती है। अब दिखाया जाता है कि किंग बेहोश है और उसे कमरे में ले जाया जाता है। सभी लोग परेशान हैं। उनका बेटा प्रिंस फिलिप अपनी माँ क्वीन से कहता है, आप अपने पति से प्यार करती हैं ना? वो आपके पति हैं, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्वीन के चेहरे पर अजीब सा भाव आता है, क्योंकि उसे किंग से कोई प्यार नहीं था। वो इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। वो लालची और निर्दयी औरत थी। वो सिर्फ अपने बेटे की बातों पर चलती थी। लेकिन किंग की आंखें नहीं खुलती। ऑरोरा ये देखकर कहती है, मैं मेलेफिसेंट से जाकर बात करूंगी, शायद वो अपना श्राप खत्म कर दे। ऑरोरा जंगल की ओर जाती है। जब वो पहुंचती है तो सभी कहते हैं, हमने मेलेफिसेंट को यहाँ नहीं देखा, वो अब तक वापस नहीं आई है। दूसरी तरफ क्वीन और किंग की साथी समुंदर में दिखाई जाती है। जब मेलेफिसेंट वहां से बाहर आती है तो वो देखती है कि एक जीव मेलेफिसेंट को ले जा रहा है। वो क्वीन के पास जाकर बताती है, उसे तुरंत रोक दो। दूसरी तरफ ऑरोरा अपने राज्य लौटती है, लेकिन जंगल का एक जादुई जीव उसके घोड़े में छिपकर उसके राज्य में पहुंच जाता है। वो जीव वहीं पहुंचता है जहां पहले जीव को कैद किया गया था, और वहीं आदमी उसे भी पकड़ लेता है। प्रिंसेस ऑरोरा क्वीन से कहती है, मैंने मेलेफिसेंट को कहीं नहीं देखा, क्या उनके साथ कुछ हुआ है? वो कहीं तो होंगी। क्वीन मीठी बातों में उसे फंसाने लगती है। उधर क्वीन की साथी अभी भी समुंदर में होती है। जैसे ही वो मेलेफिसेंट को देखती है, वो उसे मार देती है। फिर घोषणा होती है कि 3 दिन बाद प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी होगी, और हम सब लड़ाइयां खत्म करना चाहते हैं। जंगल के सभी जीवों को इस शादी में बुलाया जाता है। असल में यह उनका प्लान था। वो सारे जंगल के जीवों को पकड़ना चाहते थे ताकि कोई उनकी रक्षा न कर सके। फिर मेलेफिसेंट अपनी आंखें खोलती है। वो बहुत घायल होती है। वो कुछ जीवों की आवाज सुनती है। वे कहते हैं, हम इंसानों पर हमला करेंगे। उनके भी बड़े पंख थे और सिर पर सींग थे। वे सब जंगल में शरण लेने आए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ वे सुरक्षित रहेंगे। मेलेफिसेंट भी वहीं पहुंचती है। उनमें से एक उसके पास आता है और कहता है, क्या तुम अपनी ताकत हमें दे सकती हो? हमें बताओ, इंसानों को कैसे हराएं? लेकिन मेलेफिसेंट उसे दूर फेंक देती है। उन जीवों के मुखिया का नाम बोरा था। जब बोरा देखता है कि मेलेफिसेंट में इतनी ताकत है कि वो किसी को इतनी दूर फेंक सकती है, तो वो खुश हो जाता है। अब हमें इंसानों से लड़ना आसान होगा। बोरा का साथी मेलेफिसेंट को गुफा में ले जाता है। वो उसे बताता है, यहाँ पहले अच्छी और बुरी परियां साथ रहती थीं, लेकिन इंसानों ने उनका शिकार शुरू कर दिया, इसलिए सबको एक साथ रहना पड़ा। वो उसे एक पुरानी संरचना दिखाता है और कहता है, मेलेफिसेंट, तुम उन्हीं में से एक हो। तुम आखिरी शक्तिशाली और नेक परी हो। वो कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो और जल्द ही उस मुकाम पर पहुंचोगी जहां तुम दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी बन जाओगी। लेकिन तुमने आखिरी परीक्षा पूरी नहीं की, और वो है प्रिंसेस ऑरोरा को माफ करना, क्योंकि तुमने उसे हमेशा प्यार किया है। लेकिन उसे दिल से माफ करना बहुत हिम्मत मांगता है। जो दिल से माफ करता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। मेलेफिसेंट कहती है, नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मैंने हमेशा उसे चाहा है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तभी बोरा वहां आता है और कहता है, प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी होने वाली है। ये इंसानों पर हमला करने का सही मौका है। लेकिन मेलेफिसेंट चुप रहती है। वो कुछ नहीं कहती। इधर प्रिंसेस ऑरोरा को क्वीन के व्यवहार पर शक होने लगता है। वो प्रिंस फिलिप से कहती है, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए झेल रही हूँ, वरना मुझे क्वीन बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी तरफ क्वीन का आदमी वही चमकते फूल लेकर उससे एक जादुई धूल तैयार करता है। वो कहता है, उससे परियां मर सकती हैं और मैंने इसे मेलेफिसेंट को मारने के लिए बनाया है। क्वीन बहुत खुश होती है। उसके पास एक छोटी परी होती है। जैसे ही वो उस पर पाउडर डालती है, वो परी मर जाती है। क्वीन मुस्कुराने लगती है। वो आदमी कहता है, इस पाउडर को और बनाया जा सकता है जब तुम मुझे और चमकते फूल लाकर दो। क्वीन तुरंत अपने लोगों को आदेश देती है कि वे सारे फूल लेकर आए। जब उसके आदमी वहां पहुंचते हैं, मेलेफिसेंट को इसकी खबर मिलती है और वो भी पहुंच जाती है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सैनिक सारे फूल तोड़ चुके थे। मेलेफिसेंट कुछ नहीं कर पाती और बहुत दुखी होती है, क्योंकि हमेशा उस पर मुसीबत आती थी। सैनिक मेलेफिसेंट पर
लोहे की गोलियां चलाते हैं, लेकिन बोरा का साथी आगे आकर उसे बचा लेता है। मेलेफिसेंट एक जादुई ढाल बनाती है जिससे वे सुरक्षित रहते हैं। बोरा सैनिकों पर हमला कर देता है, लेकिन जब मेलेफिसेंट बोरा के साथी को गुफा में लाती है, वो बेचारा मर चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जंगल के सभी जीव उस राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। मेलेफिसेंट का कौवा, जो इंसान के रूप में था, जब अंदर जाने लगता है उसे रोक लिया जाता है। ऑरोरा बहुत सुंदर लग रही होती है। प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देता है। वो कोई आम फूल नहीं, बल्कि उसके जंगल का वही चमकता फूल था। इसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो सोचती है, क्वीन ने ये मेरे लिए क्यों भेजा? वो क्वीन को ढूंढने जाती है और उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है। फूल अभी भी उसके हाथ में था। चलते चलते वो चरखे तक पहुंचती है। वो सब देखना शुरू करती है। ये श्राप क्या था और वो यहाँ क्यों आई है? वो देखती है कि दो परियां, वही जीव जिन्हें उस आदमी ने कैद किया था, उन्हें चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आदमी उन्हें रोक लेता है। तभी क्वीन वहां आती है और प्रिंसेस ऑरोरा से कहती है, मेरा राज्य उस जंगल के पास था, लेकिन मेलेफिसेंट के पुरखों ने मेरा राज्य तबाह कर दिया। मेरे पिता मारे गए। जब मेरा भाई सुलह के लिए वहां गया तो जंगल के जीवों ने उसे भी मार डाला। जब मैं अकेली रह गई तो मुझे किंग से शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती। अब मैं तुम सबसे बदला लूंगी। क्वीन सैनिकों को आदेश देती है कि प्रिंसेस ऑरोरा को कमरे में बंद कर दो। वो जीव भी एक कमरे में बंद कर दिए जाते हैं। फिर उन पर वही पाउडर डाला जाता है जिससे सब कमजोर पड़ने लगते हैं। ऑरोरा जिस कमरे में होती है वहाँ उसकी शादी का जोड़ा रखा होता है। वो उसे तोड़कर एक लंबी रस्सी बना लेती है। फिर वो किले से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ रूहें आ जाती हैं। प्रिंसेस ऑरोरा खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मेलेफिसेंट का क्रो, जो इंसानी रूप में है, किले के अंदर आता है। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने बीमार पिता के पास बैठा होता है। उसे अभी तक कुछ भी पता नहीं था। अब रानी अपने किले की छत पर होती है और वो उस जंगल पर बहुत सारे बम गिरा रही होती है। उधर बोरा भी अपने लोगों के साथ उस राज्य पर हमला करने आ रहा होता है। दूसरी ओर ऑरोरा उसी कपड़े से लटक कर नीचे आती है, उसी कमरे में जहाँ प्रिंस फिलिप और राजा भी मौजूद होते हैं। वो उसे सब कुछ बताती है। रानी ने मेरे साथ क्या किया और मेलेफिसेंट ने तुम्हारे पिता नहीं बल्कि तुम्हारी माँ को शाप दिया था। ये सुनकर प्रिंस फिलिप हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ बोरा और उसके साथी राज्य पर हमला करने आते हैं, लेकिन राज्य के लोग लगातार उन पर हमला करते रहते हैं। वो उनके कुछ लोगों को भी पकड़ लेते हैं। प्रिंसेस ऑरोरा मेलेफिसेंट के क्रो को देखती है जो इंसानी रूप में होता है। वो कहती है, हमें यहाँ चर्च का दरवाजा खोलना होगा ताकि सभी की जान बच सके। दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। वहाँ पहुंचकर वे सभी जीवों को बचा लेते हैं। वो छोटी छोटी परियां उन छेदों को भर देती हैं जहाँ से पाउडर निकल रहा था। अब वो जहरीला पाउडर बाहर नहीं आता और किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता। जब रानी की साथी लड़की, जो वो पाउडर गिरा रही थी, उन्हें ठीक करने जाती है तो वो खुद नीचे गिरकर मर जाती है। प्रिंस फिलिप अपनी माँ को समझाने जाता है, लेकिन रानी सिपाही को उसे पकड़ने का आदेश देती है। प्रिंस फिलिप किले से कूद जाता है। प्रिंसेस ऑरोरा और मेलेफिसेंट का क्रो भी पकड़े जाते हैं। तभी मेलेफिसेंट और उसका क्रो एक बड़े भालू में बदल जाते हैं और वे चर्च का दरवाजा खोलकर सभी जीवों को आजाद कर देते हैं। मेलेफिसेंट लोगों पर हमला शुरू करती है और अपने लोगों को बचाती है। तभी बोरा भी वहां आता है और वो रानी के सिपाहियों से लड़ने लगता है, लेकिन फिलिप उसे रोकता है और कहता है वो हमारा जनरल है। बोरा वहां से चला जाता है। जनरल को अब समझ आता है कि असली निर्दयी कौन है, रानी। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट किले की छत पर रानी के पास पहुंचती है। प्रिंसेस ऑरोरा कहती है, कृपया रानी को मत मारो, नहीं तो सबको लगेगा कि तुम ही निर्दयी हो। लेकिन मेलेफिसेंट कहती है, नहीं ऑरोरा, पीछे हटो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ऑरोरा रोकर कहती है, माँ ऐसा मत करो। माँ शब्द सुनते ही मेलेफिसेंट का दिल पिघल जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब दोनों एक दूसरे को देख रही होती हैं, तभी रानी को मौका मिल जाता है। वो वही पाउडर प्रिंसेस ऑरोरा की तरफ फेंक देती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है और ऑरोरा की जान बचा लेती है। मेलेफिसेंट रोने लगती है और राख में बदल जाती है। प्रिंसेस ऑरोरा बहुत ज्यादा रोती है। ये देखकर रानी खुश होकर कहती है, अब मेलेफिसेंट नहीं रही, अब मैं सब पर राज करूंगी। तभी ऑरोरा के आंसू मेलेफिसेंट की राख पर गिरते हैं और मेलेफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है। मेलेफिसेंट के बड़े पंख निकल आते हैं। रानी गुस्से में ऑरोरा को नीचे धक्का दे देती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी सब सच्चाई पता चल चुकी होती है, इसलिए वो भी मेलेफिसेंट के पास आता है। मेलेफिसेंट अब ऑरोरा और फिलिप की शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो छोटा आदमी जिसने जीवों को कैद किया था आता है और सभी जीवों को आजाद कर देता है। फिर वो मेलेफिसेंट को वही सुई देता है जिससे शाप दिया गया था। अब सबको पता चल जाता है कि असली रानी ही इस शाप की जिम्मेदार थी। अब राजा भी जाग जाता है और बोरा के लोग रानी को पकड़ लेते हैं। वे रानी को नीचे फेंक देते हैं। मेलेफिसेंट उसे एक कोट में बदल देती है और पूरे राज्य को फूलों से सजा देती है। वो कहती है, बोरा तुम सब अच्छे जीव हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। फिर वो ऑरोरा को शादी का जोड़ा पहनाती है
और घोषणा करती है अब सब मिलकर एक साथ रहेंगे। प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस ऑरोरा की शादी हो जाती है। राजा बहुत खुश होता है, सभी जीव उनके लिए तालियां बजाते हैं, दोनों राज्य एक हो जाते हैं और सब खुशी से रहने लगते हैं। फिर मैलेफिसेंट कहती है, ऑरोरा और फिलिप, जब तुम्हारा प्यारा बच्चा होगा तब मैं फिर लौटूंगी। फिर मैलेफिसेंट वहां से उड़ जाती है और सब जगह शांति फैल जाती है और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद देखने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।